हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आप लोगों की प्रे से और डॉक्टर की दवा से मेरा जो गला है, जो गले की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है। अब आज से आपको वीडियो जो है वो रेगुलर मिलते रहेंगे। सोशल साइंस का जो आपकी सीडीपी थी वो आज लास्ट क्लास है, क्योंकि 23 जनवरी 2022 के बाद कोई भी यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग का ही डिमांड है कि मैम साइंस का करवा दीजिए। इसके बाद हम लोग यूपी टेट के लिए ही साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी सीडीपी की क्लासेस जो साइंस में हुआ है वो भी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। 1-2 क्लास उसके भी हो गए हैं, आगे भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। बस आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा और आपको किस चीज़ की डिमांड है, क्या चीज़ रिक्वायर है वो भी बता दीजिएगा। अगर आप हिंदी इंग्लिश वगैरह करना चाहते होंगे तो भी बता दीजिएगा। बाकी आप लोगों का ही कमेंट आया कि मैम साइंस करवा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए साइंस का लेकर आऊँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब आपको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, द मेन कैरेक्टरिस्ट ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट इन द विच ऑफ फाउंड। मूल प्रवृत्तियों की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियां एक प्रमुख विशेषता है जो किसमें पाई जाती हैं? क्या केवल चूहे और बिल्ली में पाया जाता है? केवल मनुष्य में पाया जाता है? सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक होती है? केवल कलाकारों में होती है? तो देखिए, जब कभी आपको ऐसे एग्जाम्पल ऐसे जो है ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिल जाए जिसमें ओनली लगा हो, तो जनरली ये सही नहीं होता है, ठीक है। ये निगेटिव फॉर्म में ही रहता है, मतलब ये सही नहीं होता। अगर आप पे दिया होता नहीं पाई जाती, तब ओनली वाले क्वेश्चन सही हो सकते थे, लेकिन यहाँ दिया कौन सी पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ इनबॉर्न ऑफ नेचुरल। सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं ये सभी प्राणियों में पाई जाती हैं और जन्मजात होती हैं, और उसके साथ साथ प्राकृतिक भी होती हैं। बात करें मैकडूगल की, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था, और इन्होंने बताया था कि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं ये जन्म से ही पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है। यानी पूछा जा रहा है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 6 से 14 ईयर के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो किस आर्टिकल में शामिल है? क्या आर्टिकल 15, आर्टिकल 26, आर्टिकल 45 या 21A? तो आई होप इसका जवाब आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 21A में भारतीय संविधान में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें कि ये कब किया गया, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि बिना किसी चार्ज के, जिनके माता पिता कैपेबल नहीं है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, तो उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। बात करें जो आपको ऑप्शन में आर्टिकल 15 दिया हुआ है, तो आर्टिकल 15 जो है ये जाति, धर्म, लिंग, स्थान, वंश और भेदभाव से संबंधित है। मतलब आप किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान या वंश के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 हमें ये बताता है। और जो आर्टिकल 26 है ये धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता को बताता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के कार्यों को करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, मस्जिद जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, ओके। और अगर बात करें आर्टिकल 45 की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध दर्शाता है। कौन सा? आर्टिकल 45, ओके। बाकी क्वेश्चन के अनुसार इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आर्टिकल 21A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रैस्मर ने व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया? क्रैस्मर एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने व्यक्ति को जो है कई प्रकारों में वर्गीकृत किया है। बताया गया है कि इनमें से कौन सा? सुडोलकाय, लंबकाय, गोलकाय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। जो क्रैस्मर हैं, क्रैस्मर ने 1925 में व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो था वो लंबकाय था। इसमें जो था, इस प्रकार के व्यक्ति दुबले पतले होते थे और लंबे होते थे, इसीलिए उन्हें लंबकाय कहा गया। इनका जो सिर था वो लंबा, भुजा पतली, सीना छोटा, हाथ पैर लंबे पतले होते थे, ठीक है। और ये जो है दूसरों की आलोचना करना पसंद करते थे, जो लंबकाय थे। उसके बाद बात करें एथलेटिक की, यानी सुडोलकाय की, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हुआ करते थे, जो एथलीट होंगे वो कैसे होंगे? हष्ट-पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, उभरी छाती होगी, चौड़ी होगी, भुजाएं चौड़ी होंगी, मजबूत होंगी, और ये दूसरों के इच्छा अनुसार समायोजन कर लेते
होते हैं, देखिए यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो लंबकाय थे ये दूसरों की आलोचना करना पसंद करते हैं, और जो सुडोलकाय होते हैं ये दूसरों के इच्छा अनुसार समायोजन कर लेते हैं, और जो गोलकाय होते हैं ये इन व्यक्तियों को स्थूलकाय भी कहा जाता है। ये कद में नाटे होते हैं, गोले होते हैं, छोटे होते हैं, चर्बी वाले होते हैं, इसलिए इन्हें गोलकाय कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि इन्होंने 3 भागों में बांटा, एक लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय। ओके, अगला क्वेश्चन, टीईटी यानी जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं, पूछा जा रहा है उसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन है। जो टेट का एग्जाम होता है वो आपके किस चीज़ का मापन करता है, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड या वैल्यू, किस चीज़ का मापन करेगा। आप बताइए, खुद सोच के बताइए कि टेट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये किस चीज़ का मापन करेगा। तो आप सभी को पता है टेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करने के बाद हम अगले एग्ज़ाम में जा सकते हैं, यानी कि ये एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता का मापन करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो टेट है इसका उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना होता है। एक क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम टेक्सलर है। टेक्सलर के अनुसार अभिक्षमता क्या है, तो अभिक्षमता व्यक्ति में विद्यमान कोई दशा, गुण अर्थात गुणों का समुच्चय होता है जो किसी ज्ञान, बोध, कौशल अथवा ज्ञान, बोध व कौशल के समूहन की उस सीमा का घोतक होता है जिसे वह व्यक्ति उचित प्रशिक्षण में प्राप्त करने योग्य हो सकता है। ठीक है, टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, चिकित्सीय अभिक्षमता परीक्षण आदि इसी प्रकार के परीक्षण के उदाहरण होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे टेट का फुल फॉर्म पूछ ले तो बता दीजिएगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इंग्लिश में कहते हैं। अगला, संघनन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है, मेमोरी, लर्निंग, मोटिवेशन या क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। जो संघनन है इसका सिद्धांत किसकी व्याख्या करेगा, तो सही जवाब हो जाएगा मेमोरी यानी स्मृति की। संघनन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण में प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीके को व्याख्यायित करता है। ठीक है, अगर बात करें संघनन का सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संग्रहित होती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होता है। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा। बात करें संघनन की सिद्धांत की, तो संघनन का सिद्धांत मस्तिष्क में सूचनाओं के संचय से संबंधित है, जबकि अधिगम, अभिप्रेरणा और सृजनात्मकता से इसका कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये किससे संबंधित है, तो ये मस्तिष्क में सूचनाओं के संचय से संबंधित है, यानी सूचनाओं के स्टोर से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी। अगर आप स्टार्टिंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि यूपी टेट का अपना एक लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला गया है। तो इस बार का जो एग्जाम है, हो सकता है आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको ये दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि अब इस बार भी लेवल थोड़ा हाई जाएगा। आपने अगर एस टेट, सी टेट इन सबको अगर स्टडी किया होगा, यूपी टेट तो 2022 के बाद नहीं आया, लेकिन आपने देखा होगा कि इन सब के लेवल भी, ये भी क्योंकि एक क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है, तो इसके लेवल अप किए गए हैं, तो हो सकता है इसका लेवल भी थोड़ा सा अप आए। इसलिए आपको अपने आप को बिल्कुल शांत रख के और बहुत फ्रेश माइंड से बहुत अच्छे तैयारी के साथ पेपर में प्रेजेंट करना है। ठीक है, बात करें पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी, सोनेल, गॉर्डन, बर्टन हॉल या फिर सिरिल बर्ट। तो शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने की, तो सिरिल बर्ट ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने दी थी, सिरिल बर्ट ने। बात करें बर्ट की, तो बर्ट के अनुसार जिस बालक की शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। पिछड़े बालकों की शैक्षिक निष्पत्ति को प्राप्त करके प्रतिशत के अलावा प्रायः शैक्षिक उपलब्धि EQ के द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए पिछड़े बालक क्या होते हैं, EQ क्या होता है, EQ होता है एजुकेशनल एज। ठीक है, एजुकेशनल एज, इसको निकालने का एक फार्मूला होता है शैक्षिक आयु बटे दैहिक आयु गुणे 100। लेकिन अगर आप बात करें पिछड़े बालक की, अगर आपको क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज करके ऐसे दे दे कि पिछड़े बालक कैसे होते हैं, तो पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है, और वे अपने पुराने, जैसे वो 5th में पहुंच गए तो वो 4th क्लास के भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, ऐसे बालकों को पिछले बालक की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके बारे में किसने बताया, तो सिरिल बर्ट नाम के मनोवैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। विच एमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टर ऑफ अ गुड टेस्ट, वैलिडिटी, रिलेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और एप्टीट्यूड।
कौन सा इसमें उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एप्टीट्यूड। कौन सा भिन्न है? एप्टीट्यूड। अभिक्षमता किसी एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। बात करें डगलस और हॉलैंड की, तो इनके अनुसार उत्तम परीक्षा में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेष प्रत्येक परीक्षण के निर्माण में आधारभूत सिद्धांत हो सकते हैं। ठीक, अगर बात करें उत्तम परीक्षण में कौन कौन आता है, तो इसमें वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यावहारिकता, सरलता जैसी विशेषताएं शामिल होती हैं, जबकि जो अभिक्षमता है यह एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? चार आपके सामने दिया है, 2 फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी, 3 फैक्टर थ्योरी, या फिर कहें 2 फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ रेजोनेंस, या फिर मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है ये बुद्धि के सिद्धांत में शामिल नहीं है, बाकी 2 फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है ये बुद्धि के सिद्धांत में आते हैं। प्रत्यागमन थ्योरी अगर ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है तो क्या है? तो यह सिद्धांत वंशानुक्रम के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जिसके प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक सोरेशन है। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार संतान में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं, ये बताता है कौन सा? प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, स्लैबरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जिसमें डक्ट पाया जाता है, यानी जो डक्टलेस ग्रंथियां होती हैं वो बहिस्रावी होती हैं और जिसमें डक्ट पाया जाता है वो अंतःस्रावी होती हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो पीयूष ग्रंथि ये अंतःस्रावी है, एड्रिनल अंतःस्रावी है, लार ग्रंथियाँ जो होती हैं ये अंतःस्रावी नहीं है। इसके साथ साथ स्वेट ग्लैंड भी अंतःस्रावी नहीं है, ये सभी कैसी होती हैं? बहिर्स्रावी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो इसमें पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ब्रिक ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है, अग्नाशय ग्रंथि ये ना अंतःस्रावी नहीं होता है, ये होता है आपका क्या होता है? मिक्स ग्लैंड होता है, यानी ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होता है, ये मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, और पैराथायराइड ग्रंथि, जनन ग्रंथि ये सभी जो होती हैं कैसी होती हैं? अंतःस्रावी होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीयक अवस्था कौन सी है? तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं दी थी, पूछा जा रहा है इसमें द्वितीयक अवस्था कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदनात्मक गामक अवस्था जो है ये द्वितीयक जो है अवस्था है। प्याजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। कितनी दी थी? 4 अवस्थाएं। पहला कौन सा? संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है। तीसरा मूर्त संक्रिय अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है। और औपचारिक संक्रिय अवस्था जो 11 से 15 वर्ष है। ठीक है, दूसरा पूछा है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठीक, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, एजुकेशनल फिजियोलॉजी के अंतर्गत कौन सा आता है? पहला है बहिर्दर्शन, अंतःदर्शन, निरीक्षण या प्रयोगीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंट्रोस्पेक्शन, यानी अंतःदर्शन जो है ये मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधियों में से एक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतःदर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि इसी को कहा जाता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो मस्तिष्क द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? बिहेवियरल थ्योरी यानी व्यवहारवादी सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी सामाजिक अध्ययन सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट मनोलैंगिक विकास। अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित हैं? तो सही जवाब हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। बंडूरा के अनुसार जो प्राणी होता है वो वातावरणीय उद्दीपकों के प्रति यंत्रवत अनुक्रिया नहीं करता है, वरन अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपने पूर्व अनुमानों तथा अंतर्दृष्टि की सहायता से छांटता है। ओके,
वहीं पर अगर बात करें व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसमें थार्नडाइक संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इससे पियाजे संबंधित है, और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत से कौन संबंधित है, फ्रायड संबंधित है। कौन है, फ्रायड इससे संबंधित है, इससे पियाजे संबंधित है, इससे थार्नडाइक संबंधित है, और इससे कौन है, अल्बर्ट बंडोला जी हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला, अधिगम में पठार निम्नलिखित में से किसका कारण बनता है, किस कारण से बनता है, ठीक है, मोटिवेशन, मैच्योरेशन, फैट्यूग या फिर फटीग या फिर इंटरेस्ट। अच्छा बताइए, अधिगम में पठार किसके कारण बनेगा, आप खुद बताइए। आप पढ़ रहे हैं, एक सीधी लाइन में पढ़ रहे हैं, अचानक से आपका पढ़ने का मन नहीं किया, तो क्या मोटिवेशन के कारण आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। अगर आप मेच्योर हो गए, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तब भी ऐसा नहीं होगा कि पठार बन जाए, आपकी स्टडी रुक जाए। लेकिन थकान के कारण जो है आपके अधिगम में पठार बन सकता है। रुचि रहेगी, आपका इंटरेस्ट रहेगा, तो भी आप कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन ये जो है थकान के कारण जो है आप जो है अधिगम का पठार बन सकता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज टू मेजर, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, अधिगम अंतरण को, अधिगम की गति को, सृजनात्मकता को, या अभिरुचि को। दर्पण चित्र परीक्षण, ठीक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अधिगम अंतरण को मापने के लिए मिरर ड्राइंग टेस्ट जो है वो किया जाता है, दर्पण चित्र परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दर्पण चित्र परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है जिसका उपयोग सीखने की दर, हाथ आंख के समन्वय और न्यूरोसाइकोलॉजिकल क्षति को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण। क्लाउड पिक्चर परीक्षण क्या पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। क्लाउड पिक्चर परीक्षण व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है, या व्यक्तित्व मापन की एक ऐसी प्रक्षेपी विधि है, ठीक है, जिसे क्लाउड के द्वारा पहली बार बनाया गया था। इसको जो दिए थे वो विलियम स्टर्न ने दिया था। क्लाउड पिक्चर परीक्षण दिया किसने था, तो विलियम स्टर्न ने दिया था। इनमें 3 चित्रों की श्रृंखला शामिल है जो स्याही धब्बे के बजाय बादलों से मिलते जुलते हैं। ओके, अगर पूछा जाए वो चित्र कौन से हैं, तो पहला जो है वो सबसे विशिष्ट रंगों और रूपों को प्रस्तुत करता है, दूसरा मध्यवर्ती स्थिति पर है, और तीसरा सबसे अस्पष्ट है। इन चित्रों में समरूपता व अन्य नियमितता नहीं है। इस परीक्षण में क्लाउड के चित्र दिखाकर पूछा जाता है क्लाउड किसके जैसा दिखता है, और उत्तरदाता बादल के चित्रों का अवलोकन करके जवाब देता है, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी, स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज, या ऑल ऑफ दीज। अब बताइए शारीरिक विकास को कौन प्रभावित करेगा, एनवायरनमेंट करेगा। आपको इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इंडिया में ही देख लीजिए। ये जो हमारा इंडिया है, इसके नॉर्थ में रहने वाले लोग का शारीरिक डेवलपमेंट अलग होता है, साउथ में रहने वाले लोग का शारीरिक डेवलपमेंट अलग होता है। यानी इन्वायरमेंट तो करता है। माता पिता के जो हेरिडिटी होती है, जो वंशानुक्रम होता है, जो उनकी आनुवंशिकता होती है, जो उनकी जीन होती है, ये भी प्रभावित करती है। स्पोर्ट और एक्सरसाइज भी करता है। तो यानी कि ऑल ऑफ एबव इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है। तो बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू मापने का जो सूत्र होता है वो होता है MA/CA, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक। अगला क्वेश्चन, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्नलिखित में से किसने की, रॉस, DV, वुडवर्थ या फिर ड्राइवर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी DV ने। विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की, जॉन DV के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन या फिर इमेजिनेशन। कौन शामिल नहीं है, इसमें जो होता है क्या होता है, उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और इसे स्पेशल टू जनरल भी कहा जाता है। और इसमें जो शामिल नहीं है वो इमेजिनेशन यानी कल्पना जो है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना, मेमोरी, फॉरगेटिंग, रिटेंटेशन या फिर थिंकिंग। जैसे आपने किसी बात को सीखा, कोई बात आपको याद हो गया, फिर आप उसको याद कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा,
ये कहलाएगा फॉरगेटिंग यानी विस्मरण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसे विस्मृति, विस्मरण या फॉरगेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष के उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। एक मिनट 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। अच्छा, उसकी बुद्धि लब्धि पूछा है। तो बुद्धि लब्धि अभी हम लोगों ने देखा था IQ = होता है MA बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु कितना दिया है? 8 वर्ष का है, यानी कि 8/5 × 100। जब आप इसको काटेंगे तो अभी आप देखिए निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया। और 8 × 20 अगर आप 20 अट्ठे 20 40 20 60 20 80 20 पंचे 100 20 छक्का 120 20 सत्ते 140 20 अट्ठे 180 निकल गया। 1 मिनट रुक जाइए, सॉरी सही था हमारा 20 अट्ठे 160 मतलब 28 जा 160 होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मानसिक आयु कितना दिया? 8 वर्ष बटे वास्तविक आयु, थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन मतलब क्या ही बताएं आपको, और वास्तविक आयु दिया है 5 वर्ष और गुणे 100 कर दीजिए 100। तो 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया, और 20 गुणे अगर आप 8 करेंगे तो 20 अट्ठे हो जाएगा 160। 160 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर ये फार्मूला आपको याद रहता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। मेरे जैसा मैथ तो इनमें से किसी का भी नहीं होगा, आप लोगों में से किसी का भी, ये मुझे पता है। अगला, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों को प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? यानी ऐसे बच्चे जो मंदबुद्धि हैं लेकिन फिर भी उनको जो है पढ़ाया जा सकता है। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है, उनका IQ लेवल जो होता है वो 70 से कम होता है, 70 से कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? मंदबुद्धि बालक ऐसे जिनका IQ स्तर कम है लेकिन उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। तो उस हिसाब से ये और ये तीनों ही सही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने जो इसका उत्तर माना है वो ऑप्शन सी माना है। क्या माना है? ऑप्शन सी माना है। ठीक है, आप देख लीजिएगा आपके अनुसार क्या सही हो सकता है, क्योंकि देखिए जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनको 55 से 70, सामान्य बुद्धि जो होते हैं वो 35 से 40, तीव्र बुद्धि जो होते हैं, देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? यानी रोसा ने जो इंक ब्लॉक टेस्ट प्रयोग किया था वो किसके लिए किया था? इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड? तो सही जवाब हो जाएगा पर्सनैलिटी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंक ब्लॉट टेस्ट जो था रोसा के द्वारा करा गया था, और ये इसे रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं, और ये व्यक्तित्व मापन के लिए किया गया था। और कब किया गया? 1921 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? हरमन रोसा के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? हरमन रोसा के द्वारा। इस परीक्षण में स्याही धब्बों के 10 कार्डों का प्रयोग किया गया। कितने? 10 कार्ड, जिसमें जो 5 थे वो बिल्कुल काले थे, 2 लाल और 3 जो थे वो अनेक रंगों के थे। ठीक है, ऑप्शन इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे कलर पूछ लेता है तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला, यह विस्मृति का कारण नहीं है। इट इज़ नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। कौन सा जो है विस्मृति का कारण नहीं है? स्मरण करने की इच्छा, सीखने की कमी, मानसिक द्वंद्व या सीखने में दोषपूर्ण विधियाँ? कौन सा जो है विस्मृति यानी कि फॉरगेटिंग यानी भूलने का कारण नहीं हो सकता? तो स्मरण करने की इच्छा यानी डिज़ायर टू रिमेंबर, अगर आप याद करना चाहते हैं तो आपके ये भूलने का कारण कैसे हो सकता है? पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह विज्ञान जो संज्ञानात्मक प्रदत्त को एकत्र करके विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्यान करने की विधि से संबंधित है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शेष से भिन्न है? सबसे भिन्न कौन सा है? 16 PF, 16 PF जिसे कहते हैं, TAT, रेवन टेस्ट या फिर ड्रॉ ऑफ मैन टेस्ट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेवन टेस्ट जो है ये इन सबसे भिन्न है। ठीक है, रेवन टेस्ट क्या है? तो ये बुद्धि मापन के अशाब्दिक परीक्षणों का एक उदाहरण है। बाकी यहाँ पे जो सारे दिए हुए हैं वो व्यक्तित्व मापन से संबंधित है, इसलिए रेवन टेस्ट जो है वो इन सबसे भिन्न हो जाएगा। अगला, माध्यांक निकालना है। अब देखिए माध्यांक निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? n+1/2 होता है। n मतलब क्या होता है? जितनी भी संख्या दी हुई है वो और बटे 2। तो देख लीजिए +1/2। अब यहाँ पे देख लीजिए कितनी संख्या दी हुई है? 1 2 3 4 5 6। कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है। अब देखिए माध्यांक निकालना है तो
ध्यान निकालने के लिए अब आप बीच से देखिए बीच में कौन सा आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 इधर से निकाल दीजिए तो बीच में आपका ये आ रहा है। 9 और 10 आ रहा है, बीच में आपका क्या आ रहा है, 9 और 10 आ रहा है। 9 और 10 आ रहा है, बटे 2 कर दीजिए। अब इनको आप काटेंगे तो आपका 19/2 आ जाएगा। 19/2 भी आप निकालेंगे तो 9.5 आ जाएगा। 9.5 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा, 9.5। अगला क्वेश्चन, सूझ व अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पहला दिया है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, थॉर्नडाइक, हेगार्टी या स्किनर। तो सही जवाब हो जाएगा गेस्टाल्ट फिजियोलॉजिस्ट यानी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैकडोनल्ड के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। अकॉर्डिंग टू मैकडोनल्ड एवरी इंस्टिंक्ट द एसोसिएटेड विद इमोशन, कॉग्निशन, सेंसेशन या फिर थिंकिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इमोशन। मैकडोनल्ड के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति जो होती है वो इमोशन यानी संवेग से संबंधित होती है। मैकडोनल्ड ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई? तो 14 प्रकार की। 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियां, और ये किससे संबंधित है? संवेग से यानी इमोशन से संबंधित है। जैसे भय, भय जो है ये पलायन, अगर मतलब आप भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं तो किसी के कारण भय, बस किसी भय के वश ही तो भाग रहे होंगे। अगर आपको किसी से प्रेम हो रहा है, किसी से वात्सल्य हो रहा है तो पुत्र की कामना होगी, तब आपको किसी से कोई जिज्ञासा होगी तो आश्चर्य होगा। यानी कि ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ जो 14 प्रकार के संवेग से संबंधित है, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, यहाँ से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था कि अमोद किससे संबंधित है? तो हास्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान, संवेदना, अभिप्रेरणा या कल्पना। तो सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन सीडीपी के कंप्लीट होते हैं, और जो सोशल साइंस वालों का सीडीपी था वो कंप्लीट हो गया है। आगे आपको किस चीज़ की रिक्वायर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।